Hello, my dear students. Today we are going to discuss about first chapter of geography, resources and development. So स्टूडेंट जैसे ही चैप्टर में हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज रिसोर्स। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, एवरीथिंग विच कैन फुलफिल आवर नीड्स कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। थोड़ा और डीपली इसके डिफिनेशन को समझते हैं स्टूडेंट्स। In other words, we can say everything satisfying our needs, but it is technologically accessible and economically feasible and culturally acceptable can be resources. So students, सेकेंड डिफिनेशन में बता रहा है कि इसके साथ में तीन टेक्निकल वर्ड्स भी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। फर्स्ट क्या है, टेक्निकली एक्सेसिबल, मीन्स स्टूडेंट्स ऐसी रिसोर्सेज के पास हमारी तकनीकी क्षमता होनी चाहिए, वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए। सेकंड वर्ड्स कहता है कि इकोनॉमिकली फेसिएबल, अर्थात हमारे पास जो हम रिसोर्सेज करेंगे वो इकोनॉमिकली भी फेसिएबल होना चाहिए, साथ में कल्चरली एक्सेप्टेबल होना भी चाहिए। एग्जांपल देते हैं हम रिसोर्सेज के, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। एग्जांपल के हेल्प से हम और थोड़ा क्लियर करते हैं रिसोर्सेज को। जस्ट लाइक सनरेज तो काफ़ी पहले से आ रही हैं, लेकिन जब हमारे पास सोलर एनर्जी की तकनीक आ गई उस टाइम से सनरेज को हमने रिसोर्स के अंडर में रख लिया। जब से अर्थ का क्रिएशन हुआ तब से विंड है, लेकिन जैसे ही विंड मिल बनी तब उसके बाद से ही हमने विंड एनर्जी को रिसोर्स के अंडर में शामिल किया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम रिसोर्सेज को टू टाइप्स में बांट सकते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज में? पहला है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम दो टाइप में बांट सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा कॉन्टिन्यूस और फ्लोइंग, जिसके एग्जांपल होते हैं वाटर, विंड। ये रिसोर्सेज कॉन्टिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं। और सेकंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएंगे हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को भी हम दो टाइप में बांट सकते हैं। कौन कौन से? नेचुरल वेजिटेशन, जिसके अंडर में फॉरेस्ट आएगा, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसके अंडर में हमारे जो भी वाइल्ड लाइफ हैं वो आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रहा नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की तो उसमें भी हमको पहले टू टाइप्स के रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। ऐसे रिसोर्सेज जो स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन बेस्ड हो, और सेकंड जो क्वांटिटी और क्वालिटी बेस्ड हो। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात हमको ध्यान में देनी रहती है, जिसे हमने नोट्स के रूप में आपको आसानी से समझाया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थिंग्स मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इन सारे जो थिंग्स हैं उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट के हेल्प से। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और ये कैसे डिपेंडेंट होती हैं? ये सारी थिंग्स, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों वर्ड्स कौन कौन से? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से डिपेंडेंट है। लेकिन आगे बताता है, वाइल ह्यूमन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टेक्नोलॉजी टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ से ये क्लियर होता है कि आखिर रिसोर्सेज का यूज हम किस लिए करते हैं? डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट किसको जरूरत है? ह्यूमंस को, और ह्यूमन ही कहीं ना कहीं इन सारी रिसोर्सेज को यूज करता है।
तो ह्यूमन इंटरलिंक्ड होगा इन तीनों के बिटवीन में, जिसे हम एक ट्रायंगल के हेल्प से समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के हेल्प से हम इन तीनों रिलेशन को आसानी से समझ सकते हैं। हमने क्या बात किया था, डेवलपमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। पहला है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसे हम नेचर के रूप में हमने अभी समझा। सेकंड है टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के हम कोई भी रिसोर्सेज को यूज नहीं समझ सकते हैं। और थर्ड है हमारा इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इन सारे रिसोर्सेज को आगे बढ़ाने का, कैसे यूज करने का प्रोसेस हम ये इंस्टीट्यूशन में ही समझते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है हमारा ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इन सारे रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग्स ही एक दूसरे में कन्वर्ट करता है और हमारे लिए यूजेबल बनाता है। आगे बढ़ेंगे रिसोर्सेज में तो मालूम चलेगा कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा राइज होता है, डिफाइन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो इसका आंसर हमें मिलता है कि ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज बायोटिक रिसोर्सेज। चलिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड व्हाट इज अबायोटिक स्टूडेंट रिसोर्सेज, इसको भी हम आगे समझते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. बायोटिक रिसोर्सेज क्या है स्टूडेंट्स, जिन चीज़ों को हम बायोस्फीयर से प्राप्त करते हैं और साथ में उसमें लाइफ होती है, उसे हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जब बात करेंगे हम अबायोटिक रिसोर्सेज की, तो उनमें क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट क्या डिफरेंस में। अबायोटिक रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग, जो अबायोटिक रिसोर्स हैं वो कैसे बने होते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल्स के बने होते हैं, आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज सच एज रॉक एंड मेटल एटसेट्रा। मीन्स स्टूडेंट्स, इसमें लाइफ की कहीं संभावना होती नहीं है, ये सारे क्या हैं, हमारे नॉन लिविंग है स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ, व्हाट इज ए बायोटिक रिसोर्सेज एंड व्हाट इज अबायोटिक रिसोर्सेज। Now our third question arise, distinguish renewable and non-renewable resources। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा अचीव कर सकते हैं यूज के बाद, फिर उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नाम से क्लियर होता है। रीन्यूएबल मीन्स री मीन्स दोबारा और न्यू मीन्स नया करना। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा नया कर सकते हैं, अर्थात दोबारा हम यूज कर सकते हैं, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। कुछ पॉइंट्स के हेल्प से समझते हैं। क्या दीज कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाई फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेसेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस के थ्रू दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं। और जैसे कि एग्जांपल हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एटसेट्रा। चलिए तो स्टूडेंट्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, दीज रिसोर्सेज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। क्या बता रहे स्टूडेंट्स, दीज
resources occur over a very long geological time. Minerals, fossil fuels are some main resources which take millions of years in their formation. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है स्टूडेंट्स? ऐसे रिसोर्सेज जिसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसके अंडर में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और आगे पॉइंट्स में क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? दीज में बी डिवाइडेड इनटू रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज। अगर हम आगे बढ़ें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइप हमारा हो जाएगा रिसाइकेबल रिसाइकेबल रिसोर्सेज, जिसके अंडर में मेटल आएगा। और सेकंड वन हो जाएगा हमारा नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज, जिसके अंडर में हमारे फॉसिल फ्यूल्स आएंगे। क्योंकि भाई मेटल्स को तुम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर फॉसिल फ्यूल्स जल गए तो उसे दोबारा हम अचीव नहीं कर सकते हैं। आगे और बढ़ेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टार्ट होता है, व्हाट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज? इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? हाँ, नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जो पार्टिकुलर पर्सन के हों उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या बता रहा है? दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड प्रॉपर्टी, किसी पार्टिकुलर पर्सन की ही ये होते हैं। बाय इंडिविजुअल्स, प्लांटेशंस, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर वेल्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पार्टिकुलर पर्सन के हों वही क्या होते हैं? हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं। जैसे कि वेल्स हो सकते हैं, पास्चर लैंड्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट आर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज? इंडिविजुअल रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज? तो कम्युनिटी से क्लियर हो रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जिसे एक कम्युनिटी यूज कर सकती है, मीन्स जो पब्लिकली यूजेबल रिसोर्सेज होंगे उसे हम कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलेंगे। डिफिनेशन के रूप में देखा जाए, दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, विलेज। और एग्जाम्पल्स कुछ बताए स्टूडेंट्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एटसेट्रा, पब्लिक प्लेसेज एटसेट्रा। मीन्स ऐसे प्लेसेज, ऐसे रिसोर्सेज जिसे कोई कम्युनिटी यूज करती हो वो हमारे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आता है। क्योंकि भाई जब ब्यूरियल ग्राउंड्स की बात की जाएगी तो वो ब्यूरियल ग्राउंड पार्टिकुलर पर्सन का नहीं होता है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स की बात की जाएगी तो वो पार्टिकुलर पर्सन को डिनोट नहीं करता। ये क्या होता है? कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में कई बार आए हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या डिफरेंस है नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। नेशनल रिसोर्सेज क्या है? जो किसी एक पार्टिकुलर नेशन को रिसोर्सेज बिलोंग करते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। वाइल जबकि फ्यू रिसोर्सेज बिलोंग टू द इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जबकि कुछ रिसोर्सेज जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों से संबंधित होते हैं वही क्या होते हैं? हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ऑल द कंट्री रिलेटेड टू रिसोर्सेज हैज ए लीगल पावर टू द नेशन टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। में जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं उस नेशन में अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है फिर ही वो क्या होगी? क्या हमारे नेशनल रिसोर्सेज में। बट जैसे ही हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो विदाउट परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नन आर एबल टू यूज दीज रिसोर्सेज। जैसे ही हमने
बात की नेशनल रिसोर्सेज की, तो उस नेशन में जो भी रिसोर्सेस हैं वो क्या होते हैं, नेशन के अंडर में होते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल की रिसोर्सेज की बात करते हैं तो बिना परमिशन के कोई भी पर्सन, बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के कोई भी उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिलोंग टू द नेशन। एक नेशन में उसके पॉलिटिकल एरिया के अंडर में जो भी रिसोर्सेज आते हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, वाटर रिसोर्सेज हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, ये सारे उस नेशन से संबंधित है, तो वो उस नेशन के अंडर में आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, तो 200 नॉटिकल मील्स of the exclusive economic zone belong to the international resources। ऐसे रिसोर्सेज जो 200 नॉटिकल मील्स के बाहर क्षेत्र में आती हों वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक नॉटिकल वर्ड्स मिलेगा, ये समुद्रों में दूरी नापने की इकाई होती। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर।